बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू 9th उर्दू क्लास स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम सबक पंचायत का खुलासा लिखेंगे। अपनी नोटबुक्स निकालें, पेज रेडी करें, आज की डेट लगाएं, हेडिंग दें सबक पंचायत, नीचे खुलासा लिखना शुरू करें। जुम्मन और अलगू चौधरी में पुरानी दोस्ती थी। खेती बाड़ी और लेन देन में भी शराकत थी। जुम्मन अगर घर से बाहर जाते तो वो अपना घर अलगू को सौंप जाते, और इसी तरह जब अलगू बाहर जाते तो अपना घर जुम्मन को सौंप जाते। ये दोनों जुम्मन के बाप शेख जुमेराती के शागिर्द थे। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी जो इनके साथ रहती थी। इनके पास कुछ मलकियत थी, मगर वारिस वाओ अलिफ रे और से आएगा कोई ना था। जुम्मन ने वो मलकियत खाला से अपने नाम करा ली। हिबानामा की रजिस्ट्री के से पहले खाला की खूब खिदमत करते थे, मगर रजिस्ट्री के बाद जुम्मन की बीवी ने खाला के साथ बदसलूकी शुरू कर दी। जुम्मन की बीवी ने सालन की मिकदार रोटियों से कम कर दी। खाला की शिकायत करने के बाद जुम्मन ने कोई असर ना लिया। जब मामला बढ़ा तो पंचायत की धमकी दी। इस पर जुम्मन हंस पड़ा, क्योंकि उसे पता था कि उसके सामने कोई खड़ा ना होगा। खाला घूमती रही, किसी ने टाल दिया और किसी ने मजीद परेशान किया। आखिरकार अलगू पंचायत में आने के लिए राजी हो गया। जब पंचायत बैठी तो खाला ने किस्सा सुनाया। जुम्मन ने पंचों को मुखातिब करके कहा, मैं खिदमत तो करता हूँ, मगर औरतों में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। अलगू कानूनी आदमी था। इसने बहस खत्म करके फैसला सुनाया कि खाला के लिए माना गुजारे का बंदोबस्त करो, वरना हिबानामा मंसूख हो जाएगा। इस फैसले ने इनकी दोस्ती की जड़ें हिला दी और जुम्मन के दिल में इंतकाम की आग जलने लगी। पिछले साल मेले से अलगू बैलों की एक जोड़ी लाया। पंचायत के एक महीना बाद एक बैल मर गया। उसे डर था कि उसे जुम्मन ने जहर दिलवाया है। अलगू ने दूसरा बैल समझू सेठ को दे दिया और कीमत के लिए 1 महीने का वादा किया। समझू बैल लेकर शहर के 3-3 चक्कर लगाने लगा। इसके खाने पीने की फिक्र ना करता। एक दिन चौथे चक्कर पर बैल गिरकर मर गया। कई महीने के बाद अलगू ने कीमत का मुतालबा किया तो संजू और उसकी बीवी लड़ने लगे। गांव के लोगों ने पंचायत मुकर्रर करने का कहा। अब जुम्मन पंच मुकर्रर हुआ। फरीकैन के हालात बयान करने पर जुम्मन ने गौरो फिक्र के बाद फैसला सुनाया कि समझू सेठ बैल की पूरी कीमत अदा करेगा। ये फैसला सुनकर अलगू बहुत खुश हुआ। जुम्मन अलगू के पास आया और बोला, भैया, जब से तुमने मेरी पंचायत की है मैं दिल से तुम्हारा दुश्मन था, मगर आज मुझे मालूम हुआ है कि पंचायत की मसनद पर बैठकर ना कोई किसी का दोस्त होता है और ना दुश्मन। इंसाफ के सिवा और इसे कुछ नहीं सूझता। अलगू रोने लगे, दिल साफ हो गए। दोस्ती का मुरझाया हुआ दरख्त फिर से हरा हो गया। अब वो चालों की जमीन पर नहीं, हक और इंसाफ की जमीन पर खड़ा था। यहाँ तक बच्चों हमारा खुलासा मुकम्मल हुआ। अब इसी का सवाल नंबर 8 जो है मशक में देखें। सवाल नंबर 8 ये आपका
होमवर्क था कल। पिछले लेक्चर में मैंने आपको नहीं बताया था। तो ये सवाल नंबर 8 जो यहाँ पे दिया हुआ है, इबारत की तशरीह करें, ये आपने करनी है। और आप नेक्स्ट सबक जो हमारे पास सैयद इम्तियाज अली ताज का सुकूनो आरामो सुकून है उसकी रीडिंग करेंगे। पहले सनिफ का तारुफ पढ़ते हैं। इम्तियाज अली ताज 1900 में पैदा हुए और 70 में इन्होंने वफात पाई, तो उम्र इनकी 70 साल बनती है। जो लाइंस मैं पढ़ूंगी वो अपने अंडरलाइन कर लेनी है। सैयद इम्तियाज अली ताज लाहौर में पैदा हुए। उनके वालिद मौलवी मुमताज अली शमसुल उलमा का खिताब मिला। फिर आगे है, इम्तियाज अली ताज ने सेंट्रल मॉडल स्कूल लाहौर और कॉलेज लाहौर से तालीम हासिल की। फिर नीचे उनके 1932 में मशहूर जमाना ड्रामा अनारकली लिखा। इनके मिजाया स्केच चाचा छक्कन के नाम से छाया हुए और बहुत मकबूल भी थे। फिर रिसाला तहजीब निस्वा और फूल के मदीर रहे। रेडियो प्रोग्राम पाकिस्तान हमारा शुरू हुआ तो रेडियो के लिए दर्जनों ड्रामे और फीचर लिखे। फिर है, इम्तियाज अली ताज के ड्रामों में तमाम लसानी खूबियां मौजूद हैं। फिर नीचे वाली लाइन पे आए तो इनका एक मारूफ ड्रामा आरामो सुकून इसकी वाजिया मिसाल है, इसको अंडरलाइन कर ले। रीडिंग बच्चों स्टार्ट करते हैं और बाकी जो भी ये शायर मुसन्निफ का तारुफ दिया ये आपने खुद रीडिंग करना है। अब है आरामो सुकून। ये मियाँ और बीवी के आराम और सुकून की कुछ कहानी बताई गई है इसमें, और माशरे के कुछ तौर तरीके और किरदार बताए गए हैं। डॉक्टर जी नहीं बेगम साहब, तरद्दुद की कोई बात नहीं। तरद्दुद होता है फिक्र। मैंने बहुत अच्छी तरह मुआयना कर लिया है। मुआयना यानी चेकअप। सिर्फ थकान की वजह से, थकान होता है थकावट, हरारत है। इन दिनों आपके शोर गालबन, गालबन का मतलब होता है शायद, काम ज्यादा, बहुत ज्यादा करते हैं। बीवी डॉक्टर साहब इन दिनों क्या इनका हमेशा से यही हाल है? सुबह 10 बजे दफ्तर जाकर शाम 5 बजे से पहले कभी वापस नहीं आते। इस लाइन को आप अच्छे अंडरलाइन करें, ये एमसीक्यूज में आती है। जब भी तो यानी तभी तो। मेरे ख्याल में निदवा से ज्यादा आराम और सुकून की जरूरत है, इसको भी अंडरलाइन करें। कारोबार की परेशानियां और उलझने यानी फिक्रें भुलाकर एक भी रोज आराम सुकून से गुजरा तो तबीयत इंशाल्लाह बहाल हो जाएगी, बहाल हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। 20 मरतबा कह चुकी हूँ, 20 मरतबा, कई मरतबा, कितना काम ना किया करो। नसेबी दुश्मनाने सेहत यानी सेहत के दुश्मन। सेहत से हाथ धो बैठोगे मगर खाक असर नहीं होता, कुछ असर नहीं होता। हमेशा यही कह देते हैं कि क्या किया जाए, इन दिनों काम बेतरह जोरों पर है, यानी बहुत ज्यादा है। हर रोज थोड़ा थोड़ा वक्त आराम और सुकून के लिए निकाला जाए तो फिर बीमार पड़कर बहुत ज्यादा वक्त निकालने की जरूरत हो जाती है, यानी बहुत ज्यादा काम की फिर जरूरत होती है। ये बात आपने इन्हें भी समझाई। मैंने कहा सुन रहे हो डॉक्टर साहब ने क्या कह रही हैं? जी हाँ, मैंने समझ कर अच्छी तरह ताकीद कर दी है। ताकीद होता है नसीहत करना। कि दिन भर खामोश लेटे रहे तो ताकीद क्या मैं नहीं करती, मगर इन पर किसी के कहने का कुछ असर भी हो? जी नहीं, अभी इन्होंने मुझसे वादा किया है कि पूरी तरह से मेरे हिदायत पर अमल करेंगे। और दवा किस किस वक्त देनी है? नेक्स्ट पेज पे आए। डॉक्टर जी नहीं, दवा की मुतलिक जरूरत नहीं। मुतलिक बिल्कुल, बस आप सिर्फ इनके आराम सुकून का ख्याल रखिए। ग़िज़ा जो कुछ देनी है मैं लिख चुका हूँ, बड़ी मेहरबानी आपकी। तो फिर इजाजत,
फीस मैं आपको भिजवा दूंगी, इसकी कोई बात नहीं, आ जाएगी। ऊंची आवाज से पुकारकर, अरे लल्लू। मैंने कहा डॉक्टर साहब का बैग बाहर कार में भिजवा पहुंचा दीजिए। एक बात अर्ज कर दूं बेगम साहब, मरीज के कमरे में शोर वो नहीं होना चाहिए। सांप पर यानी पट्टे, जिसम सांप पट्टे होते हैं, इस पर बहुत मुजर असर यानी बुरा या नुकसानदेह असर पड़ता है। खामोशी सांप को एक तरह की तकवीयत बख्शती है यानी ताकत देती है। मुझे क्या मालूम नहीं डॉक्टर साहब, आप इत्मीनान रखें, इनके कमरे में परिंदा पार ना मारेगा। मुलाजिम आता है, मुलाजिम का नाम है लल्लू, इस अंडरलाइन कर ले। हजूर उठा लो ये बैग। तो अदाब अदाब। डॉक्टर और मुलाजिम जाते हैं करीब आकर। मैंने कहा सो गए क्या? यूं ही चुपका पड़ा हुआ था। बस 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 चुपके ही पड़े रहे। डॉक्टर साहब बहुत सख्त ताकीद कर गया कि ना आप बात करें ना कोई आपसे कमरे में बात करे, इससे भी थकान यानी थकावट होती है। तमाम वक्त पूरे आराम सुकून से गुजारे। समझ गए ना? हूँ कराता है मियाँ। अब हूँ करके जवाब दे रहा। क्यों बदन टूट रहा है क्या? हूँ कहूँ तो दबा दूं? हूँ सोने को जी चाह रहा है तो चली जाओ। अच्छी बात कराता है। अगर पीछे से किसी चीज की जरूरत हुई तो अच्छा बुलाने की घंटी पास रखे जाती हूँ। घंटी कहाँ गई? रात मैंने आप यहाँ मेज पर रखी थी। अल्लाह जाने ये कौन अल्लाह मारा यानी बद नसीब मेरी चीजों को उलट पलट करता है। कुंडी की आवाज कौन है? अरे लल्लू देखो ये कौन कबाड़ तोड़े जा रहा है? जो कबाड़ होता है दरवाजा। लल्लू दूर से सका है। सका होता है पानी भरने वाला। बीवी जी सका घर में बैरे बसती हैं यानी ऊंचा सुनने वाले जो कमबख्त इस जोर से कुंडी खटखटाता है। अल्लाह मारो को इतना भी ख्याल भी तो नहीं आता कि घर में कोई बीमार पड़ा है। यहाँ तक बच्चों हमारी रीडिंग मुकम्मल हुई। अब इसका जो सवाल नंबर 2, 3, 4, 5, 2, 3 फिर 4 भी है, 5, 7 और 8 ये आपका होमवर्क है। ये आपने बुक के ऊपर ही करने। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।